डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 147 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 148 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इसके साथ ही आपसे इल्तवास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें ज़रूर मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज़ करते हैं। हमने ठेका ले रखा है इसके नाजुक मिजाज भाई का। मैं बन्ना कर बुड़बड़ाया। देखो तो सब कुछ जानते हुए कैसे ढटाई से धमकी दे रही थी। हुमैरा ने भी दांत पीसे। चलो आओ दफा करो उसे, मैंने हुमैरा से कहा और वापस कमरे में आ गए। रूमी अभी तक दूरबीन से आंख लगाए हुए थी। मैंने होले से खनकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो फिर भी महव रही। क्या कोई खास बात है? बिलाखिर मैंने होले से पूछा। तारिक लौट रहा है, लगता है उसे कामयाबी हुई है, रूमी ने आंख हटाते हुए कहा। हम दोबारा सीटिंग रूम में आ गए और दरवाजे पर दस्तक का इंतजार करने लगे। जरा ही देर बाद दस्तक हुई और मैंने यकदम बढ़कर दरवाजा खोल दिया। आने वाला तारिक ही था। उसके जिस्म पर अभी तक वेटरों वाली वर्दी थी। वो कुछ फिक्रमंद सा नजर आने लगा। कामयाबी? मैंने होले से पूछा। हाँ, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, वह अपने किसी अंदाज में बोला। कैसी गड़बड़? रूमी ने मुतवहिश सा होकर पूछा। इसकी तफसील बाद में, लेकिन पहले मुझे अपनी रिस्की कामयाबी का नतीजा देख लेने दो, तारिक ने कहा और अस्पाई आए वाले रूम की जानिब लपका। हम तीनों भी उसके पीछे लपके थे। रूम में आकर उसने एक मेज पर पहले ही से सेट कर रखी एक ऑडियो डिवाइस के स्पीकर को वाइड किया और साथ ही हमें खामोश रहने का इशारा करते हुए बैठ जाने का कहा। हमने ऐसा ही किया। कमरे में यकलक धड़कता हुआ सन्नाटा तारी हो गया, मगर ऐसा चंद ही लम्हे के लिए हुआ, क्योंकि अगले ही लम्हे डिवाइस से भनभनाहट उभरी और जो 2-3 सेकंड बाद क्लियर हो गई और अब दूसरी तरफ बातें करने की साफ आवाजें आने लगी। पहले किसी की खांसने की आवाज उभरी, इसके बाद ब्लोरी पैग टकराए। तभी डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने जोड़ी को मुखातिब किया। मिस्टर जोड़ी, तुमने तो उस बेचारे वेटर की बिलावजाई क्लास ले ली। यह जरूरी था मिस्टर रमेश, जोड़ी संजीदगी से बोला। हम सब यकटुक और बड़े गौर से उसकी गुफ्तगू सुन रहे थे। मैंने होटल इंतजामिया से खास तौर पर इसीलिए सिर्फ एक वेटर के यहाँ सर्विस फराहम करने की दरख्वास्त की थी ताकि कोई और वेटर के भेस में हमारे स्वीट में घुसने की कोशिश न करे, जोड़ी कह रहा था। और मैं उस नए वेटर को देखकर इसीलिए चौंका था। मुझे गुस्सा भी आया था, लेकिन उसने जो मेरे सामने जवाब पेश किया है उसने मुझे किसी हद तक मुतमईन तो कर दिया है। जोड़ी ने बात मुकम्मल की तो डेविड की आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक सर्कल से मोहतात रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए हर तरह की एहतियात को बरोकार लाना लाजमी है। ये रोजी थी। ब्लैक सर्कल हमारी राहों पर लग चुकी है, हमें अपने साए से भी मोहतात रहना होगा। फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। तारिक ने बेख्तियारी गहरी हुमकारी खारिज करते हुए कहा, शुक्र है मेरा भांडा नहीं फूटा। मैं फौरी तौर पर यही देखना चाहता था कि ये लोग मेरे जाने के बाद मेरे मुतालिक क्या बातें करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मामला क्या था। उसकी बात पर हुमैरा, रूमी और मैं उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। वो बताने लगा, ड्रेसिंग रूम तलाश करना और वेटर की वर्दी उड़ाना कोई मुश्किल साबित नहीं हुआ था, लेकिन मुझे उनके कमरे में दाखिल होने का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। इसमें थोड़ी देर तो लगी, मगर फिर इधर ही एक मसला ये हुआ कि मुझे मजबूरन एक ऐसे वेटर को तख्ता मश्क बनाना पड़ा जो पहले ही उनका आर्डर कमरे में पहुंचाने जा रहा था। मैं भी उसी ताक में था और इस पर मैंने काबू भी पा लिया। उसे बेहोश करके राहदारी के सिरे पर वाक़े जीने के नीचे एक छोटे से बने स्टोर में बंद कर दिया और खुद रोजी और डॉक्टर रमेश के कमरे में जाकर बग लगाया। वो सांस लेने के लिए रुका तो इसमें गड़बड़ वाली बात कौन सी हुई? मैंने हैरत से पूछा। धीरज रखो, अभी तारिक की बात पूरी नहीं हुई है, रूमी ने हस्बे आदत मुझे रोका। गड़बड़ ये हुई है कि इनमें चोड़ी नामी एक शख्स मुझे देखकर चौंका था। तारिक बोला। ये उस वक्त हुआ जब इनके चौथे साथी जोड़ी ने मेरा नाम पूछा। मुझे उस पर हैरत और परेशानी हुई, लेकिन बाद में समझा कि ये लोग कुछ ज्यादा ही एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं। इन्हें ब्लैक सर्कल से खतरा है, लिहाजा इन्होंने उसी एहतियात के पेश नज़र सिर्फ एक ही डैनी नामी वेटर को अपनी सर्विस रूम के लिए मखसूस कर रखा है। इसके अलावा किसी और को इनके स्वीट में आने की इजाज़त नहीं है। ज़ाहिर है मैंने भी अपना नाम तो गलत ही बताया था, तहम बहाना मुझे ऐसा करना था जिससे बात भी बन जाए और इन्हें शुबा भी ना होने पाए। मैंने यही कहा कि डैनी को अचानक कहीं जाना था, मगर उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। वजह यही थी कि आप लोगों ने उसे खुद तक मखसूस कर रखा था। उसे मुझसे मदद चाहिए थी। हम एक दूसरे के दोस्त हैं और इस तरह की सिचुएशंस में एक दूसरे के काम आते रहते हैं। मैंने इनकार नहीं किया। मैंने एक अंदाज जुआ खेला तो है, अब देखते हैं क्या होता है।
تاہم میں خفیہ مائکروفون ایک قریب تپائی کے نیچے چھپانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ لیکن اگر ڈینی نامی ویٹر یا تمہارے بارے میں ان لوگوں نے ہوٹل انتظامیہ سے کسی قسم کی کنفرمیشن لینے کی کوشش کی تو تمہارا بھانڈا لمحوں میں پھوٹ سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے بات منائی تو ہے، دیکھتے ہیں، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل ڈینی کا کیا کیا جائے۔ طارق بولا، میرا تو خیال ہے کہ فی الحال اتنی ہی مہلت کافی ہے۔ خمیرہ بولی، ہمیں اسپائی آئے پر آڈیو ڈیوائس پر اپنے کان لگائے رکھنے چاہیے، تب تک کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے گی۔ یہ ہوتے ہی ہم ہوٹل چھوڑ کر کسی دوسرے ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں گے، یا پھر حالات کے مطابق جلد ہی کوئی اگلا پروگرام مرتب کر لیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے یہ رسک لیا تھا کہ کم از کم یہ تو ممکن ہو۔ طارق بولا، ڈاکٹر رمیش، ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ تم نے بالآخر ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اچانک وائڈ اسپیکر سے روزی کی آواز ابھری۔ طارق نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرا دیا۔ تم دیکھنا، ہماری پلاننگ سے ہم اس پورے سینڈیکیٹ کو ہائی جیک کر لیں گے۔ چیف کے بھاگ سنبھالتے ہی ہم یہ بگ فورس کا فضول تصور اور اس کے قوانین ختم کر دیں گے۔ تمہیں نائب بنا دیا جائے گا، اہم ڈیلیوریز اور کلیدی امور تمہارے ذمہ ہوں گے، باقی کام نیچے کا عملہ کرے گا۔ تنظیم میں تمہاری حیثیت بھی کسی بات سے کم نہیں ہوگی۔ روزی نے جیسے اپنی بات مکمل کر دی۔ مجھے خوشی ہوئی، رمیش کی آواز ابھری۔ یہی میں چاہتا بھی تھا، کیونکہ کچھ عرصے سے میں محسوس کر رہا تھا کہ میں سینڈیکیٹ کے لیے جتنا کچھ کر رہا ہوں اس کا خاطر خواہ ریٹرن مجھے نہیں مل رہا ہے۔ یہ میرے بڑے گرو سرجن امرناگ اکثر کہا کرتے تھے۔ انہیں بھی یہی شکایت تھی، خدا میں بھی بگ فورس کی اجارہ داری کھٹکتی تھی۔ شکر ہے کہ آپ دوستوں کی صورت میں یہ موقع ملا۔ اب فائنل ایکشن کیا ہوگا؟ ویری سمپل، اس بار ڈیوڈ کی آواز ابھری۔ ہمیں آج رات تک چیف کی جانب سے گرین سگنل مل جائے گا۔ اس کے بعد ہم صبح سویرے ہی FGM کو مطلع کریں گے اور اس طرح اکٹھے ڈیلٹا پوائنٹ وائٹ کی جانب ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ مادام روزی، کیا آپ مجھے FGM کے بارے میں بتانا پسند کرو گی؟ ڈاکٹر رمیش نے پوچھا۔ ضرور، روزی بولی۔ چیف کے یہ 5 انتہائی تربیت یافتہ ساتھیوں کا ایسا گروپ ہے جسے ان کی بے مثال کارکردگی پر 5 گولڈن مین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ چیف کے وسیع تر مفادات کے لیے اپنی جان تک لڑا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اس کے ایک ہی اشارے پر خود اپنی جان لینے پر بھی۔ اس کی بات پر لمحہ بھر کو خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد رمیش کی دوبارہ آواز ابھری۔ گوہر شاہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کا مجھے افسوس ہے۔ وجہ؟ T3 اور T4 ان کے پاس تھی۔ اسے حاصل کیے بغیر تمہارا مشن بھی کامیاب ہونے کے باوجود ناکامی رہے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس کی حقیقت۔ روزی نے رمیش کی بات کاٹ دی۔ تم پر یہ انکشاف حیران کن ہوگا مسٹر رمیش کہ ہمارا چیف ہی دراصل ان بگ فورس میں سے ایک ہے۔ جیسے اسے T3 اور T4 کے لیک آؤٹ ہونے کی اطلاع ملی، وہ انہیں بیکار کر چکا تھا۔ اوہ، تمہارا چیف بہت گریٹ آدمی ہے۔ رمیش کی مسرت بھری آواز ابھری۔ یا ہم بھی روزی کے اس انکشاف پر چونکے بغیر نہیں رہ سکے کہ ایک باغی تو خود ان 4 بڑوں میں گھس بیٹھا ہے۔ ہمارا خیال درست ثابت ہوا تھا۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب ایک تیز سیٹی کی آواز ابھری۔ یہ کسی خفیہ ٹرانسمیٹر کی تھی۔ انہیں شاید کوئی کال موصول ہوئی تھی۔ ہمارے کان پہلے ہی کھڑے تھے، اب وجود بھی سرتاپا سماعت بن گیا۔ یس، روزی اسپیکنگ کہہ کر وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر بولی، اور ٹھیک ہے، ہم محتاط ہیں۔ چیف کا آج رات سگنل مل جائے گا اور صبح سویرے ہماری روانگی یقینی ہوگی۔ تم ابھی ہم سے دور ہی رہنا، اور بریک سرکل کے حوالے سے کسی بھی آدمی پر ذرا سا بھی شبہ ہو تو اسے ہلاک کر ڈالو۔ اوور اینڈ آل۔ FGM کی کال تھی۔ اس نے بتایا کہ یہاں ہوٹل ریڈ ریزارٹ میں بلیک سرکل موجود ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا ہے، جس کے نتیجے میں بلیک سرکل کے 2 کارندے مارے گئے ہیں۔ خفیہ ٹرانسمیٹر سے کال اٹینڈ کرنے کے بعد، جو یقینی طور پر FGM کے کسی ایجنٹ کی تھی، اپنے باقی ساتھیوں کو بھی آگاہ کرتے ہوئے اس نے بتایا، ہم بھی چونک پڑے، کیونکہ وہ ہم ہی تھے جن سے بلیک سرکل کے 2 کارندوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، اور وہ دونوں ہی مارے گئے تھے۔ ایک نے زہریلا کیپسول چبا ڈالا تھا۔ اوہ، بلیک سرکل کا نشانہ تو ہم تھے۔ پھر یہ کن لوگوں سے ان کے 2 کارندوں کا ٹکراؤ ہوا ہے؟ یہ بات اہم اور سوچنے کی ہے مادام۔ یہ جوڑی تھا۔ اس کے لہجے میں گہری تشویش تھی۔ میں یہ خود سن کر چکرا گئی تھی۔ روزی بولی، یعنی ہم سے پہلے ہی کوئی اور پراسرار گروپ یہاں موجود ہے؟ ان کی باتیں سنتے ہوئے ہمارے دل تیزی سے دھڑک اٹھے تھے، مگر خاموش سامے بنے رہے۔ یہ بہت خطرناک ہوگا۔ اچانک ڈیوڈ پریشانی اور تفکر سے چلا کر بولا، FGM کو پابند کیا جائے کہ وہ اس گروپ کو یہاں تلاش کرے، کیونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ کام کر سکیں۔ بلیک سرکل کا کسی پراسرار گروپ پر حملہ آور ہونے کی اطلاع ملتے ہی FGM فوراً حرکت میں آ گئی تھی۔
ان میں سے 2 मेंबर वेगार्ड और लेडी लारा आज ही पहुंच गए थे। इन स्वीट नंबर 17B वालों पर शुबा है। अब देखते हैं। रोजी ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया और हम बुरी तरह चौंक पड़े। ये नंबर हमारे स्वीट ही का था। बाकी 3 कहाँ हैं? जोडी ने पूछा। वो न्यू रेंच हाउस में मौजूद हैं, रोजी ने बताया। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह पुरस्कार ग्रुप है किन लोगों का। रोजी ने आखिर में फिक्रमंदी का इजहार किया। मुझे मालूम है कि ये कौन लोग हो सकते हैं। अचानक डॉक्टर रमेश की सरसराती आवाज उभरी और हमने जैसे अपनी सांसें तक रोक ली, क्योंकि इनमें यही एक बदबख्त और महदूद आदमी था जो ये बता सकता था कि यह पुरस्कार ग्रुप किसका था। ओह, तुम्हारा मतलब गौहर शाह और मार्टी चंदन वगैरह से तो नहीं? रोजी ने चौंक कर कहा। नहीं, इनके तिलों में इतना तेल नहीं रहा है। यह पुरस्कार ग्रुप डॉक्टर सैफ का है। बिल्ला आखिर उस मरदूद ने हमारा जिक्र कर ही डाला। यह कौन सी बला है? डेविड मुतहय्यराना अंदाज में बोला। यह वाकई एक बला ही है। इन्हीं लोगों की वजह से मैं अब तक जलीलो ख्वार होता रहा हूँ और अब ये लोग यहाँ पे आन पहुंचे हैं। मुझे रमेश अग्रवाल के लबो लहजे से अजली खार और अदावत की साफ बू महसूस हो रही थी। दुश्मन मेरे खौफ में मुब्तला था और ये अजाब भी कम नहीं होता कि दुश्मन खाइफ रहे। फिर मैंने उसे चैन से भी कब बैठने दिया था। रमेश से लेकर गौहर शाह और ताज तक इन सब का जीना हराम तो कर रखा था। मेरे मासूम और बेगुनाह भाई आदिल को जिस तरह इन जालिमों ने बेहिमाना तरीके से हलाक किया था, मैं वो मंजर आज तक नहीं भुला पाया था। लगता है डॉक्टर सैफ नामी इस ग्रुप से तुम्हारी कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है, मिस्टर रमेश, जोडी बोला। यही बात है। रमेश गहरी सांस लेकर बोला और फिर मुख्तसर लफ्जों में उसने पसे मंजर बताया और बोला। बज़ाहिर तो ये 3 अफराद का टोला है, मगर तुम सब देख ही रहे हो, आज उसने सिंडिकेट समेत सबको तिगनी का नाच नचा रखा है। रमेश इन्हें हमारे बारे में बता रहा था। उनकी तिगड़म है भी यूनिक। वो इस तरह कि इनमें तारिक नामी आदमी एक घाक और तजुर्बेकार क्राइम रिपोर्टर है। इनकी दूसरी साथी रोमाना उर्फ रूमी इंटरपोल की फील्ड एजेंट कहलाती है। इंतहाई तरबियत याफ्ता तीसरा ये डॉक्टर सैफ है, जिसे मैं दुश्मनी पालकर आज तक पछता रहा हूँ। यह है तो बज़ाहिर एक आम आदमी, लेकिन ना जाने क्या बात है कि छोटे भाई के मेरे हाथों हलाकत के बाद इसके अंदर कोई ऐसा अनोखा जज्बा बेदार हुआ है कि कभी कभी तो वो मुझे तारिक और रूमी जैसे तरबियत याफ्ता अफराद से भी आगे ही की चीज लगता है, जिसकी झलक मैं ब्लाइंड आइलैंड में इसके हाथों अपने गुरु सर्जन अमरनाथ का इंतहाई इबरतनाक अंजाम देख चुका हूँ। रमेश अग्रवाल के मुंह से मेरे बारे में सुनते हुए तारिक, रूमी और हुमैरा के चेहरों पर तफाखुर अमेज मुस्कुराहट ओत कर आई थी। तो फिर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाला वो वेटर इन्हीं का आदमी हो सकता है। अचानक ही जैसी जोड़ी ने धमाका किया, ऐसा धमाका जो गोया हमारे करीब ही फटा हो। हमें एक दूसरे को सनसनाती नजरों से तकने लगे। यकीनन हमें अजहद मोहतात रहने की जरूरत है, और मादाम तुम जरा लारा और वेगास से रब्ता करो, वो इधर ही हैं जिन्हें इन पर सबसे पहले शुबा हुआ था। हम वेगास और लारा के नामों पर उलझ गए जो FGM के कारिंदे थे। रोजी रब्ता करने लगी थी क्योंकि अब खामोशी सी तारी हो गई थी। ये लारा और वेगास कहीं वो लंबा तिरंगा गोरा जैक्सन और उसकी बहन मिस मैगी तो नहीं थी। रूमी ने जैसे धमाका कर दिया, क्योंकि उसके ख्याल को हम रद्द नहीं कर सकते थे। सुनो बाद में डिस्कस करते हैं, तारिक ने हमें खामोश कराते हुए कहा। रोजी अपना ट्रांसमीटर ऑन करने के बाद लेडी लारा से मुखातिब थी। दूसरी जानिब से कुछ सुनने के बाद रोजी बोली, लारा, बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। ब्लैक सर्कल के अलावा हमें एक और ग्रुप से भी खतरा है। मुमकिन है तुम्हारी और वेगास की इत्तला के मुताबिक ब्लैक सर्कल के इन मज़कूरा एजेंटों का टकराव उसी ग्रुप से हुआ हो। अब तक खुद अंदाजा कर सकती हूँ कि जो लोग ब्लैक सर्कल के एजेंटों को इतनी आसानी से हलाक कर सकते हैं वो किस कदर खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन हम अपना प्रोग्राम तब्दील नहीं कर सकते। हमें आज चीफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है और आज रात ही पॉइंट डेल्टा पॉइंट की जानिब कूच कर जाना है। बल्कि हो सकता है हम अभी से ही ये होटल छोड़ दें और तुम्हारे न्यू रेंच हाउस का रुख करें, लेकिन तुम और वेगास इधर ही रहना। स्वीट नंबर 17B वालों पर मुकम्मल निगाह रखो। ओवर एंड ऑल कहते हुए रोजी एकदम उठ खड़ी हुई और एक जोश तले चढ़ी हुई सांसों के साथ अपने साथियों से बोली, यहाँ के हालात ठीक नहीं रहे। वक्त का तकाजा है कि हमें इसी वक्त ये होटल छोड़ देना होगा। इसके बाकी साथियों ने भी इसकी बात पर साथ करते हुए अपनी जगह छोड़ दी। वो चारों अपना जरूरी सामान समेटने में लग गए। हमें भी उनके न्यू रेंच हाउस तक जाना होगा, मैंने कहा। लेकिन हम अभी एकदम ऐसा नहीं कर सकते, रूमी बोली। हाँ, इस तरह इन्हें हम पर शुबा हो जाएगा। लारा और वेगास पहले ही जैक्सन और मैगी की शक्लों में हमारी राह पर लगे हुए हैं। हुमैना ने भी रूमी की तायद की। यकीनन ऐसी बेवकूफ़ी और जल्दबाजी हम नहीं कर सकते, तारिक ने कहा। फिर रूमी से मुखातिब हुआ, तुम इस वक्त तक दूरबीन से नहीं हटोगी
जब तक ये लोग अपने स्वीट से रुखसत न हो जाएं। और सैफ, तुम वाइड स्पीकर पर कान धरे रखो, हुमैरा भी इधर ही होगी, लेकिन लारा और वेगास से मोहतात रहना, वो अभी इधर ही कहीं मौजूद होंगे। उसने अपने भाई की गुमशुदगी का ड्रामा किया है ताकि तुमसे राब्ते में रहने का इन्हें बहाना रहे। मैं इनकी चालाकी समझ चुका हूँ। ये दोनों ज्यादा खतरा बने तो इन्हें भी ब्लैक सर्कल के इन दोनों एजेंटों की तरह वासिल जहन्नुम कर देना। रहा मैं, तो मैं नीचे जा रहा हूँ और रोजी वगैरह के ताक़ुब में इनके न्यू रेंच हाउस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। वक्त हुआ तो वापस आ जाऊंगा और फिर हम साथ ही इनके रेंच हाउस तक चले जाएंगे। कोई सवाल है तो बताओ। मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे रेडीमेड मेकअप भी करना है। हम सब ने बैक वक्त सर हिला दिए। तारिक की प्लानिंग हमें अच्छी तरह समझ आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो रेडीमेड मेकअप करके हमसे रुखसत हो गया। रूमी ने तारिक की आदाज के मुताबिक फौरन अपनी सीट संभाल ली थी और मैं खुफिया माइक्रोफोन के ऑडियो डिवाइस के सामने बैठ गया। हुमैरा मेरी करीब वाली कुर्सी पर विराजमान हो चुकी थी। ये लोग जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद रूमी ने बताया। मैंने किसी एहतियात के पेश नज़र उससे कहा, अभी ज़रा कुछ देर और इनके स्वीट की खाली दीवारों को घूरती रहो। क्या मालूम लेडी लारा और वेगास इधर फ्रोकुश होने के लिए दर आए। इतनी गाड़ी उर्दू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यही कर रही हूँ। रूमी मुंह बसोर कर बोली। हुमैरा मुस्कुराई। मैंने उसकी जानिब देखकर आंख मारी। हुमैरा भी शायद ये जान चुकी थी कि मुझे रूमी को जलाने तपाने में मजा आता था, इसलिए वो अब इस सिलसिले में मुझे कोई नसीहत करने से परहेज ही करने लगी थी। मैं कुछ देर होंठ नीचे सोचता रहा। दर हकीकत तारिक रवाना होते ही मैंने अपने एक मुख्तसर लाहे अमल पर गौर करना शुरू कर दिया था। बिलाखिर हुमैरा को मैंने मुखातिब किया। हुमैरा, तुम और रूमी मोहतात रहना, मैं ज़रा लॉबी तक जा रहा हूँ। FGM के इन दोनों चालाक एजेंटों लारा और वेगास पर भी नजर रखना जरूरी है। क्या तुम अपने असल रूप में इन दोनों का सामना करोगे? रूमी के लहजे में हैरत आमेज तशवीश थी। शायद बहरूप भरना पड़े। कहते हुए मैंने होंठ भींचे और फिर वाशरूम की जाने बढ़ गया। इसके अगले चंद मिनटों बाद में एक मुख्तलिफ शख्सियत के रूप में लॉबी में मौजूद था। रात का 1 बज चुका था, मगर यहाँ जैसे दिन निकला हुआ था। क्योंकि ज्यादातर यहाँ गैर मुल्की और टूरिस्ट मुकीम थे, जिनका काम ही रात गए तक हल्ला गुल्ला और चूहे के अलावा पीना पिलाना था, इसलिए मुख्तलिफ हाल्स अब भी इनसे भरे नजर आ रहे थे। मैं मुख्तलिफ जगहों पर मटर गश्त करने लगा। मुझे वो चारों नजर नहीं आए थे और ना ही तारिक, गोया वो जा चुके थे और तारिक उनके ताक़ुब में था। मुझे अब लेडी लारा और उसके साथी एजेंट वेगास की तलाश थी, मगर वो अभी तक मुझे कहीं नजर नहीं आए थे। मुझे महसूस हुआ कि मैंने महरूब बदल कर गलती की है। अगर लारा या वेगास कहीं आस पास होंगे भी तो मेरी पतली हुई शक्ल पर नहीं चौंकेंगे, जबकि मैं अपनी राह पर लगाना चाहता था, जिसके लिए जरूरी था कि मैं अपनी असल शक्ल में आ जाऊं। मैं फौरन ही एक करीबी वाशरूम में घुस गया। जब बाहर निकला तो अपनी असल शक्ल सूरत के साथ था। खूब बहुत माहिर मालूम होते हो भेस बदलने के। अचानक एक शनासा आवाज पर मैं चौंका, लेकिन दूसरे लम्हे एक सर्द नाल मेरी गुद्दी से आने लगी। अब बस वही करो जो मेरा हुक्म हो, वरना इस खामोश पिस्तौल की गोली बड़े बेरहमी से तुम्हें चाट जाएगी। जो हुक्म मैगी डार्लिंग, मैंने मैगी की सरसराती और सफाक आवाज पर कहा और उसी अंदाज में आगे बोला। लेकिन डार्लिंग, अपने भाई जैक्सन का बदला लेने के लिए मुजरमाना तरीकाकार तुम्हें सूट नहीं करता। मैंने दानिस्ता इस पर जाहिर नहीं होने दिया था कि मैं उसे FGM की एजेंट लारा की हैसियत से पहचानता हूँ।